and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, the wait is over and now we are going to start a very important and new series, Super 3000 MCQs for JEE Main 2021 and NEET 2021. So guys, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मींस इस सीरीज में आज हमारा पहला दिन है, डे 1 है, जिसमें कि हम मोल कॉन्सेप्ट के तगड़े और झक्कास सवाल को डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास होने वाला बहुत ही ज्यादा झक्कास, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के सारे टॉपिक के क्वेश्चन कवर करे गए हैं, सारे वेराइटीज के क्वेश्चन कवर करे गए हैं। आप देख सकते हो, इवन आप ये पता कर सकते हो कि सारे टॉपिक अपना कवर हो चुका है, सारे टॉपिक यहां पे लिखे हुए क्वेश्चन के आगे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। सो गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। सो गाइस, बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसा क्वेश्चन, एकदम एक्साइटेड हो, मजा आने वाला है। देखो, ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस्ट है ऑन द परसेंटेज यील्ड। गाइस, यही मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक क्वेश्चन के पहले आपको मैं टॉपिक लिखवा के दिखा दूंगा कि मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिए, चैप्टर का एक भी टॉपिक बचा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करो, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास। एक रिएक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z गोज टू 5w। कह रहा है इनिशियली 1 मोल ऑफ x का लिया है 1 मोल, 3 मोल ऑफ y का लिया है 3 मोल, एंड 4 मोल ऑफ z इज टेकन, 4 मोल ऑफ z इज टेकन इफ 1.25 मोल ऑफ w इज ऑब्टेन्ड। इसका कितना बना है? 1.25 मोल ऑफ w बना है। 1.25 मोल ऑफ w इज ऑब्टेन्ड, देन परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज। हमसे पूछा गया परसेंटेज यील्ड, तो बताना कभी क्या आपने ऐसा वर्ड सुना था परसेंटेज यील्ड? ऑब्वियसली सुना होगा। बेसिकली ये जो परसेंटेज यील्ड है ये क्या होता है? क्या होता है सर आप बता दो। परसेंटेज यील्ड बेसिकली होता है एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड है ना, मतलब जितना बना है एक्चुअल में और बनना चाहिए था उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा भैया, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। जितना बनना चाहिए था उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। L2 क्या होता है? 100। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए हम कैसे डिसाइड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा, चूंकि लेफ्ट में 3 रिएक्टेंट है तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा। मन ही मन चेक करना है, इतना टाइम नहीं कि लिख के हम चेक करें। ठीक है, देखो ध्यान से, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो x के लिए क्या हो जाएगा? ये 1/2, y के लिए देखे तो ये हो जाएगा 3/3, और z के लिए हो जाएगा, है ना, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4/4। जो मिनिमम आएगा ये रेशियो, वही अपना स्पीसीज क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो 3/3 is 1, 4/4 is 1, 1/2 is half, means x is limiting reagent here, x is limiting reagent here। बाकी सब क्या है? बाकी सब है बकवास, है ना। चलो, तो एक बात हमें पता चल गया कि x is limiting reagent। नाउ अब सोचो, अगर हम x और w में रिलेशन लिखे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है, इसलिए w कितना बनेगा ये डिसाइड करेगा सिर्फ x, y और z की अब कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, मोल्स ऑफ x यूज्ड डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ w फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय 5। हाँ या ना? तो मोल्स ऑफ w फॉर्म्ड विल बी 5/2 इंटू मोल्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 5/2। और x के मोल कितने लिए थे? तो मैंने लिए थे भाई 1। ठीक है, तो इतना बनना चाहिए किसके? मोल्स ऑफ w, इतने बनने चाहिए। क्लियर? तो दिस इज योर थ्योरेटिकल यील्ड, मींस दिस इज व्हाट 2.5 मोल, 2.5 मोल। एक्चुअल में बना कितना है? 1.25। तो बताओ परसेंटेज यील्ड फिर कितना आ गया? परसेंटेज यील्ड कितना आ गया भाई? फॉर्मूला याद भी ना रहे तो भी कॉमन सेंस की बात है कि बनना चाहिए था उसका कितना परसेंट बना है। तो 1.25 मोल बना है, कितना बनना चाहिए था? 2.5 मोल। परसेंटेज में चुकी है तो इंटू 100 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये भाई 2 हुआ, ये काट दो यार, क्या आ गया अपना आंसर? 50 आ गया, है ना, 50 आ गया। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? किसी को डाउट? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो गाइस, क्या आप हो तैयार? हाँ सर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पे, मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे है क्वेश्चन। प्यारा सा सवाल है ना, उतना ही प्यारा है जितना प्यारा आपके बाबू सोना होते हैं। ठीक है, बाबू सोना होते हैं। ओके, हाँ, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन? 125 ml ऑफ 8% WYW NaOH सॉल्यूशन। यहां पे हमने लिया है
125 ml 8% W/W NaOH सॉल्यूशन है ना, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस डेंसिटी, ये क्या है अपना 1 है, ठीक है, इज एडेड टू 125 ml, इसको हमने ऐड कर दिया, किसके साथ 125 ml ऑफ 10% WYV सॉल्यूशन। कह रहा है द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन वुड बी, कहोगे सर इसमें सर कैसे, मतलब क्या इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं और न्यूमेरिकल ये है नहीं, तो भाई ऑप्शन बना सकता है, एसिडिक बेसिक कांट बी डिटरमाइंड नन ऑफ दिस, है ना, कुछ भी दे सकता है। क्लियर? तो चलो समझते हैं। देखो यहां पे बेसिकली जो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो एक जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, NaOH क्या है, बेस है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। तो जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और ऐसे रिएक्शन कोई तो हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। एसिड बेस रिएक्शन कोई तो हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। तो देखो जब भी NaOH और HCl को ऐड करोगे तो बेसिकली क्या होगा, HCl और NaOH क्या होगा, 1:1 मोलर रेशियो में ही तुम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि H+ और OH- का बेसिकली रिएक्शन होता है एसिड बेस में, ठीक है, तो ये 1:1 रेशियो में रिएक्ट करेगा। तो ऐसा करते हैं ना कि मोल ऑफ NaOH निकाल लेते हैं, मोल ऑफ HCl निकाल लेते हैं, देखते हैं कि किसका मोल ज्यादा किसका मोल कम। क्लियर? हाँ सर, ठीक है। हाँ तो चलो सबसे पहले अगर हम देखें मोल ऑफ NaOH, तो कैसे निकालोगे मोल ऑफ NaOH, फटाफट बता दो, मोल ऑफ NaOH कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आपको वेट पता होना चाहिए, किसका वेट पता होना चाहिए, ऑब्वियसली NaOH का। तो देखो यहां पे W/W दिया, इसको पढ़ना सीखो, इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है, 8 ग्राम, 8% W/W मतलब 8 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट, ये सब आता होगा आपको, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्लियर? हाँ अब यहां पे देखो ये W/W दिया, लेकिन अपने को सॉल्यूशन का मास नहीं दिया, अपने को उसका वॉल्यूम दिया है। तो डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम है 125 ml, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 125 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 125 ग्राम, मींस सॉल्यूशन हमने देख लिया कि क्या है 125 ग्राम है। क्लियर? तो अच्छा सोचो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH कितना है, 8 ग्राम है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH कितना होगा, 8/100, तो 125 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, NaOH 8/100 इंटू 125, हाँ या ना, हाँ, तो इतना ग्राम कौन होगा, NaOH, और इसका अगर हमें मोल निकालना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, तो मोल निकाल दो, इसके क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 और 16 + 1 17, मान लो क्या हो गया, ये 40 हो गया। क्लियर? ये हो जाएगा 8×5 = 40, और ये क्या हो जाएगा 5 से अगर इसको काटोगे तो 5 दूना 10 और 5×5 = 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 25, और इसको काट दो तो 4, मीन्स ये क्या आया 1/4 मोल आया। NaOH का क्या आया 1/4 मोल। HCl का देखते गए, HCl का तो बहुत आसान है, यहां पे W/V दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 10 ग्राम HCl is 10 ग्राम HCl is present in what 100 ml of solution, in 100 ml of solution, हाया ना बोल, हाया ना यार, अरे हाया ना, ऑब्वियसली सर। तो देखो भैया इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में HCl है 10 ग्राम, है ना, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में HCl कितना, 100 ml सॉल्यूशन में HCl कितना है भाई, 10 ग्राम है, तो 1 ml सॉल्यूशन में HCl कितना होगा, 10/100 ग्राम होगा, ठीक है, इतना ग्राम HCl होगा। तो हमने लिया कितना है सॉल्यूशन, 125 ml लिया है, तो 125 ml में HCl कितना होगा, 10/100 इंटू वट 125, इतना ग्राम होगा। अगेन गाइस चूंकि हमें मोल निकालना है HCl के, तो डायरेक्ट यहां पे हम निकाल सकते हैं, अपॉन 36.5 कर दो तो क्या आ जाएंगे, HCl के मोल्स आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा अपना मोल्स ऑफ HCl। समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा टेढ़ा है ये, बट आपको समझ में तो आ जाएगा। देखो ऊपर क्या हो जाएगा 125 और नीचे क्या हो जाएगा 365, अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली ये कितना जाने वाला है, ध्यान से देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 100 या 300 चला जाएगा और 25 या 75, लेकिन उससे भी ये क्या है कम है, तो 3 से थोड़ा सा कम आएगा, तो मींस यहां पे ये कुछ आने वाला है। देखो तो यहां पे सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लो ना, एग्जैक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 125/365 क्या ये 1/
और ये 3 से थोड़ा सा कम ही आएगा, मतलब ये कुछ 2.98 ऐसे समथिंग आएगा। ध्यान से देख लो ना कि अगर जैसे 125 का ट्रिपल अगर नीचे होता तो सीधे यहां पे 3 आ जाता, लेकिन ट्रिपल कितना होता 375, ये क्या है 365, मतलब 3 से थोड़ा सा कम आएगा। और 3 से थोड़े से कम से अगर एक को हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात ये क्या है 0.33 से तो ज्यादा आएगा, 0.33 से ज्यादा आएगा। अब 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 होता है ना, मतलब NaOH के जो मोल हैं वो कितने हैं 0.25। और HCl का हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, फिर भी ये कंफर्म पता है कि HCl के जो मोल्स होंगे वो 0.33 से ज्यादा होंगे। तो बताओ ज्यादा मोल्स किसके हुए, HCl के या NaOH के? ऑब्वियसली HCl के मींस H+ के मोल क्या हो गए, ज्यादा हो गए, किससे, OH- से। तो जो अपना फाइनल सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, एसिडिक आएगा। फाइनल सॉल्यूशन अपना कैसा आएगा, एसिडिक आएगा। बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे लिया गया बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान। यहां पे थोड़ा सा है ना, ये रेशन नहीं है रेशियो है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते गाइस बहुत ज्यादा प्यार से। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मासेज, ये क्या है कॉम्पोजिशन बेस्ड। देखो बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल अलग अलग, ऐसा नहीं है कि मतलब, और जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जेईई मेन लेवल तक वो सारे ही कवर कर दिए जाएंगे। इसका एकदम आप टेंशन ही नहीं लो, एक वीडियो आप देखो फिर आप कहोगे यार मजा आ गया, रिवीजन का इससे बेस्ट चीज पूरे इंडिया में अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग आपको करा भी रहे होंगे तो इतने तरीके से नहीं करा रहे होंगे कि सारे टॉपिक आपको कवर करा दे, हाँ, और फ्री में नहीं करा रहे होंगे। हम लोग सब फ्री में कराएंगे और सारे फैकल्टी NIT IIT से हैं, फिर भी हम सब फ्री में कराएंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ मासेज ऑफ H2SO4 एंड Al2SO4 होल थ्राइस इन ग्राम इच कंटेनिंग 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज, मतलब यहां पे हमें क्या निकालना है, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस निकालना है, ठीक है। यहां पे कंडीशन क्या दिया है कि दोनों ही 32 ग्राम, मतलब H2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस दोनों क्या करना चाहिए, 32 ग्राम सल्फर को कंटेन करना चाहिए। अब देखो दिमाग ऐसे ही लगना चाहिए अपना, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तो टीचर हूं, मुझे लिखना पड़ेगा। 32 ग्राम ऑफ सल्फर का मतलब क्या हो जाएगा, सल्फर का एटॉमिक वेट क्या होता है 32 होता है, मींस 32 ग्राम ऑफ सल्फर मींस क्या हो गया 1 मोल, है ना। तो इसका मतलब यह है कि 1 मोल सल्फर जो है वो H2SO4 में भी चाहिए और 1 मोल सल्फर जो है वो Al2SO4 होल थ्राइस में भी चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लो, सल्फर का कोएफिशिएंट देखो H2SO4 में तो क्या है 1 मोल है, मींस 1 मोल सल्फर को कंटेन करने के लिए H2SO4 के भी मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात यहां से हमें आगे समझ में कि मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1। हाँ या ना, बोल हाँ या ना यार, जल्दी से। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया समझ में नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। क्या दिमाग लगाया हमने कि सल्फर का 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल सल्फर प्रेजेंट होगा 1 मोल H2SO4 में, है ना, मतलब मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1, नथिंग एल्स। सिमिलरली अगर हम यहां पे दिमाग लगाए तो सल्फर का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, इसका मतलब 3 मोल ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन, है ना, 3 मोल्स ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस। अपने को 3 मोल सल्फर नहीं चाहिए, अपने को 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल सल्फर प्रेजेंट कितने मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस में होगा 1/3 में। तो इसके मोल्स क्या हो गए 1/3 मोल हो गए, ठीक है। इसके मोल क्या हो गए 1/3। भाई मोल तो अपने को आ गया, हमें मास का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसा करते हैं, मास है ऐसा करते हैं, इसका मास कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ, मास रिक्वायर्ड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट सबको याद होगा 98, है ना, इतना हो जाएगा ग्राम। और इसका अगर हमें निकालना हो मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस रिक्वायर्ड, Al2SO4 होल थ्राइस रिक्वायर्ड, दिस विल बी व्हाट, दिस विल इक्वल टू 1/3। एल्यूमिनियम का क्या भाई एटॉमिक मास 27, तो 27 और इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 54, और SO4 मतलब क्या होता है भैया 96, तो 96 को 3 बार पहले गुना कर लो तुम, ठीक है। 96 तो 6 18 है ना, और 9 27 और 1 28, तो ये हो जाएगा 288 और 54। 8 4 12 के 2 बाकी, 1 8 5 13 14 के 4 बाकी, 1 2 1 3, ठीक है। ये क्या हो गया 342 ग्राम, ये क्या हो जाएगा 342
ग्राम। तो हमें तो क्या पूछा था, हमें तो रेशियो पूछा था, मींस रेशियो क्या आएगा 98/342/3 है ना, ये अपना आ जाएगा रेशियो। क्लियर, किसी कोई डाउट? अरे किसी कोई डाउट नहीं है, बहुत सही बात, बहुत ही सही बात। क्लियर, तो देखो कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, सबको समझ में आ गया? हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। तो बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ, ये तो कैलकुलेशन कर लोगे, एग्जाम में भी इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। और न्यूमेरिकल बेस्ड आ सकता है ये, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं कोई आएगी हम। ओके आगे बढ़ते हैं। वाओ, दिस क्वेश्चन इज जस्ट वाओ, है ना, वाओ 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 वाओ। गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऑलरेडी 2019 जेई मेन में आया हुआ है, ये ऑलरेडी 2019 जेई मेन में आया हुआ है। तो कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि सर अब ये आ गया है तो आगे तो आ नहीं सकता है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ध्यान समझ लो, जो नोटिफिकेशन आया था, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था कि 4,12,000 क्वेश्चन बनाए गए हैं लगभग, और कुछ और भी क्वेश्चन शायद बैकअप के लिए बनाए गए, पता नहीं कितने बनाए उन्होंने, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उतने क्वेश्चन वो आसमान से तो उठा के नहीं ले आएंगे, और 4-5 महीने में तो उतने उनके पास टीम नहीं होगी, है ना, कि सब लोग नए नए क्वेश्चन बना पाए, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उनको उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। हाँ तो भैया चलो शुरू करते हैं इसको। चलो क्या कह रहा है, अ 10 ग्राम इफरवेसेंट टैबलेट, इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड, कह रहा है कि हमारे पास एक टैबलेट है, एक टैबलेट, ये फोन वाला टैबलेट नहीं है, बेसिकली जो दवाई हम खाते हैं, मेडिसिन है ना, ओके। ये कह रहा है कि 10 मिलीग्राम हमने लिया है, और इसमें क्या है, ये क्या कंटेन कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट मींस NaSCO3 एंड ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड मींस H2C2O4, याद करो, याद आया? हाँ, रिलीजेज 0.25 ml CO2, ये रिलीज कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है, 0.25 ml CO2, है ना, at T equal to 298.15 Kelvin and pressure 1 bar, if molar volume of CO2 is 25 लीटर। बोला इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज इक्वल टू 25 लीटर, है ना। अंडर सच कंडीशन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन इस टैबलेट, है ना। तो एक टैबलेट का जो वेट है वो 10 मिलीग्राम है, तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ NaSCO3 बता दो, एक टैबलेट में कितना है ना। परसेंटेज पूछा, मतलब परसेंटेज वाइज मास पूछा। करना क्या पड़ेगा, एक ही यहां पे क्लू दिया है कि ये CO2 दे रहा है, कैसे देगा CO2, ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में रिएक्शन होगा, नहीं होगा रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये एसिड है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शन NaHCO3 प्लस H2C2O4, भाई ये अल्कली बाइकार्बोनेट है और ये क्या है, एसिड है, तो होगा रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा। अच्छा ये सब जो ऊपर लिखा हो उसको मैं हटा दूं क्या, अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी ना, थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं। देखो एक तो बोला है कि CO2 बनेगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, साथ में क्या बनेगा भैया, H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है तो H2O तो बनेगा ही, और सोडियम कहीं और थोड़ी घूमेगा, ये C2O4 दिख रहा है आपको, C2O4 दिख रहा है और सोडियम दिख रहा है, तो मींस यहां पे क्या बनने वाला है, Na2C2O4 बनेगा। तो रिएक्शन हमें आता नहीं था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि CO2 बन रहा है, तो अब ये सी बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ऐसे रह नहीं सकते, तो H2O बनाएंगे और फिर ये सोडियम और C2H4 जुड़ जाएगा। क्लियर। अब इस रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस, कैसे करोगे बैलेंस, सोडियम कितना दिख रहा है तुमको, 2 दिख रहा है, सोडियम 2 दिख रहा है तो यहां भी लगा दो 2, उसके बाद इधर कार्बन 2 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, कार्बन इधर 2 दिख रहा है, लेकिन इधर कितना दिख रहा है भाई, 2 और 1 3 दिख गया, है ना। इधर भी देखो तो कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन यहां पे और 2 कार्बन यहां पे, तो 4 कार्बन हो गए। तो अपने को राइट साइड में भी 4 कार्बन चाहिए, तो यहां पे 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। अब अगर देखें हाइड्रोजन को, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, यहां पे अभी क्या लिखा हुआ है, 2 ही हाइड्रोजन, तो ऐसा करो 2 यहां भी लगा दो। क्लियर, किसी को डाउट नहीं है। अपने काम की बात क्या है, अपना काम की बात है NaSCO3 और CO2, यही है अपने काम की बात। तो किसी तरीके से हम इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर दें, मींस CO2 की जो कहानी दी है उससे अगर हम किसी तरीके से
NaSCO3 का मोल निकाल ले, तो मोल निकाल लेंगे तो मास ऑफ NaSCO3 भी निकाल लेंगे, और मास ऑफ NaSCO3 निकाल लेंगे वो कितने में आएगा, 10 मिलीग्राम में आएगा। तो क्या हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं कि भाई 10 मिलीग्राम का कितना परसेंट NaSCO3 का मास है। क्लियर? हाँ। अब कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन? तो ऑब्वियस सी बात है, स्टोइकियोमेट्री लगा दो। तो स्टोइकियोमेट्री लगाओगे तो क्या लिखोगे? देखो अभी स्टोइकियोमेट्री रिलेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, CO2 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। इसका मतलब अगर 2 मोल NaSCO3 कंज्यूम करेगा तभी 2 मोल CO2 बनेगा। बात समझ में आता है? तो इसका मतलब मैं यहां से ध्यान से साफ साफ लिख सकता हूं कि मोल ऑफ NaHCO3 दिस विल बी इक्वल टू मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। हां या ना बोल दे हमें। क्लियर? हां। अब मोल्स ऑफ CO2 कितना बना है सर, ये कैसे निकालेंगे? भाई देख, मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना ये वॉल्यूम बना ये दिया हुआ है। तो अगर मुझे मोल निकालना हो, मोलर वॉल्यूम दिया हो, तो याद कर, जैसे एसटीपी वाला एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं कि वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, जो कि क्या होता था एसटीपी पे 22.4, तो हमें मोल मिल जाता था। तो यहां भी यही करना है ना। ये दिया है लीटर में, तो 0.25 को पहले आप लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 ml क्या होगा, 10⁻³ लीटर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई व्हाट, 25। ठीक है? तो इसको अगर आप उड़ाओगे, ध्यान समझना, इसको अगर आप उड़ाओगे तो 10⁻² और आएगा, मींस ये क्या होगा, 10⁵ मोल। मींस CO2 के मोल कितने मिल गए, 10⁵। तो मोल ऑफ NaHCO3 भी क्या होगा, 10⁻⁵। तो अभी इस क्वेश्चन में तगड़ी वाली बात क्या थी? एक तो रिएक्शन लिखना, और बहुत सारे बच्चे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन जब 2019 में आया होगा तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिए होंगे क्योंकि उन्होंने कभी ये टर्म नहीं देखा होगा। तो भाई इससे हमें क्या करना है? हम कौन सा डॉक्टर हैं? हम कौन सा डॉक्टर है कि हमें इससे क्या रिलेशन है? अपने को केमिस्ट्री लगानी है, केमिस्ट्री लगा देनी है। क्लियर? हाँ। तो इसका मतलब समझ में आया ना। और ये कहानी क्या हुआ, मोल कैसे निकाला? भाई मोलर वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम कितना है CO2 का प्रोड्यूस हुआ वो दिया हुआ है, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaHCO3 आ गया। अच्छा, तो यहां से क्या, मास ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्ड हम बता सकते हैं ऑब्वियसली। दिस विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCO3 दिया हुआ है, ये क्या है, 84, इतना ग्राम हो गया। ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताना, जो अपना टैबलेट लिया था उस, अच्छा उधर का मैं हटा दूं क्या? ये सब कहानी आप शायद नोट कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो रोक के 5 सेकंड पीछे करके, है ना, नोट कर लो। ओके, मुझे जगह मिल जाएगी लिखने की। अब अगर मैं लिखूं परसेंटेज ऑफ NaHCO3, है ना, इन टैबलेट, तो बेसिकली NaSCO3 का मास कितना प्रेजेंट है, 84 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। टैबलेट का मास कितना है, 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 84/10, ये क्या हो गया, 8.4 हो गया, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ और 10 ये क्या आएगा, 10⁻²%। परसेंटेज में लिखना है तो यहां पे 100 भी तो आएगा यार, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू फिर 100 भी हो जाएगा, मतलब 10⁻²% मीन्स क्या आ जाएगा, ये 8.4% इन शॉर्ट। क्लियर? सबको समझ में आ गया? देख लो सॉल्यूशन। क्लियर है? किसी कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइस, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन कंबशन पे कहा जा रहा है, a definite amount of gaseous hydrocarbon was burnt with just sufficient amount of O2। मतलब यहां पे एक हाइड्रोकार्बन लिया गया है, समझना बहुत ज्यादा प्यार से, नहीं पता हाइड्रोकार्बन तो मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है कि CXHY होगा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। इसको कंबशन कराया गया, इसका कंबशन कराया गया है, इसको जलाया गया है, बर्न्ड विद जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2, मींस O2 एक्सेस में नहीं है, जितना चाहिए जस्ट उतना, उससे जरा से ज्यादा लिया, जरा से ज्यादा, जस्ट सफिशिएंट मतलब मान के चलना है कि लगभग उतना ही लिया है। ठीक है? तो मींस इसका रिएक्शन लिखते हैं CXHY प्लस O2। नेक्स्ट में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स वाज 600 ml। तो जो रिएक्टेंट था उसका वॉल्यूम कितना था, 600 ml था,
एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट क्या बना है, CO2 गैस एंड H2O गैस, है ना। तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या लिया हुआ है, 700 ml अंडर द सिमिलर कंडीशन, मींस जिस कंडीशन पे रिएक्टेंट का वॉल्यूम मेजर किया था उसी कंडीशन पे प्रोडक्ट का भी मेजर किया गया है वॉल्यूम, ठीक है। तो हमसे पूछा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो अपने को बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मींस CXH/E कौन सा है अपने को ये बताना है गाइस। तो कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत ही तड़कता भड़कता दमदार क्वेश्चन है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कंबशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन कंबशन है CXH प्लस O2, ये क्या बनाएगा बताओ, ये बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में दिया है CO2 गैस और साथ में क्या बना रहा है, H2O गैस बना रहा है, क्लियर है ना। मेंशन किया हुआ है कि H2O गैस ही बनाना है, तो गलती से H2O लिक्विड मत लिख देना जो नॉर्मल हम लिखते आते हैं, ठीक है। हाँ तो CXH ये भी है गैस, ये भी है गैस, है ना। रिएक्शन को कर लो बैलेंस, जब भी आए कंबशन रिएक्शन कैसे करेंगे बैलेंस, अगर आपको इस रिएक्शन का बैलेंस रिएक्शन याद नहीं है तो फिर ठीक है, आप मेरी कैटेगरी में हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन इधर X है तो इधर भी क्या होने चाहिए, X होने चाहिए। हाइड्रोजन इधर Y है तो इधर भी हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, Y होने चाहिए। तो H2 है इसलिए Y/2 करोगे तो Y एटम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो कर लो सर, बात कर लो, बात करनी है तो बात कौन करे, अरे मैं करूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। यहां से देखो तो X इंटू 2x ऑक्सीजन यहां से मिल गया और Y/2 ऑक्सीजन यहां से मिल गया। लेफ्ट साइड में देखें तो O2 है, मींस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब यहां पे बैलेंस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X प्लस Y/4। याद करो, ऐसा यूडियोमेट्री में पढ़ा था, हाँ सर यही तो पढ़ा था। ये रफ वर्क है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। नाउ समझना यूडियोमेट्री का एक बहुत ही लाजवाब रूल है ना, मतलब कैसे नॉर्मल रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते थे कि जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ऐसा बोलते थे कि 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा तो इसका X प्लस Y/4 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका X मोल बनेगा, इसका Y/2 मोल बनेगा। मींस जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं उनको हम पढ़ते हैं मोल के टर्म में, लेकिन यूडियोमेट्री में जो कंबशन रिएक्शन होते हैं उनको मोल के टर्म में ना पढ़ के उनको वॉल्यूम के टर्म में पढ़ते हैं। कि जैसे अगर इसका 1 वॉल्यूम का कंबशन कराएंगे तो O2 रिक्वायर्ड होगा X प्लस Y/4 वॉल्यूम, ठीक है, ये बनेगा X वॉल्यूम और ये क्या बनेगा Y/2 वॉल्यूम। याद करो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मींस यूडियोमेट्री में जो मोल रेशियो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वॉल्यूम रेशियो की, है ना। मोल के जगह पे हम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल रेशियो बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ध्यान समझना, क्वेश्चन बन गया कि रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम मेजर किया गया 600 ml मेजर करा गया है, तो सोचो रिएक्टेंट के मोल से यहां पे बेसिकली क्या होंगे, ध्यान से देखो तो ये होगा अगर 1 हाइड्रोकार्बन के मोल से अगर 1 होंगे तो O2 का क्या होगा, X प्लस Y/4 होगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट होगा 600 के, ये इक्विवेलेंट होगा 600 के। एग्जैक्टली हमें CXHY के मोल नहीं पता है तो हम रेशियो के टर्म में लिखने की डिफाइन करें, सॉरी रेशियो के टर्म में अगर हम लिख पाए तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना है, ठीक है, कि इसका जो मोल रेशियो होगा है ना वो वॉल्यूम रेशियो के बराबर होगा ना, ठीक है। तो जैसे रिएक्टेंट का मोल रेशियो, सॉरी रिएक्टेंट का मोल अपॉन प्रोडक्ट का मोल विल बी इक्वल टू रिएक्टेंट का वॉल्यूम अपॉन प्रोडक्ट का वॉल्यूम। जैसे रिएक्टेंट का मोल है 1 प्लस X प्लस Y/4 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट का मोल क्या है, X प्लस Y/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 600/700 के बराबर हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। तो यूडियोमेट्री में वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो। मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप पहले नहीं देखे होंगे शायद, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नया टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। सो गाइस, अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो कहानी आई है, हमारी अधूरी कहानी वो आई है 1 प्लस X प्लस Y/4 दिस इज इक्वल टू X प्लस Y/2 दिस इज इक्वल टू 6/7। अब X और Y में देखो तो एक ही इक्वेशन आया है, चूंकि 2 वेरिएबल है, X और Y को अगर सॉल्व करना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन अब दूसरा कोई भी ऐसा क्लू नहीं दिया है जिससे कि दूसरा इक्वेशन हम ला पाए X Y में। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम ऑप्शन से क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो X के यहां पे क्या है 3 है और Y के यहां पे क्या है 8 है,
तो बस एक्स वाई वहां पे चिपका दो, देखो ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो गाइस तैयार हो जाओ, एक्स यहां पे हमने रखा 3 तो ये हो जाएगा 1 + 3 प्लस वाई के यहां पे रखा 8 तो ये हो गया 8/4 है ना, डिवाइडेड बाई x + y/2, x क्या है 3 है और प्लस y/2, y क्या है 8/2। ठीक है, क्या देखो तो आ रहा है ये 8/4, ये क्या हो गया 2, तो ऊपर क्या हो गया 3 2 5 1 6, तो ऊपर तो आ गया 6 और नीचे 7 आ रहा है क्या, तो 2 चौके 8 4 3 7 मींस 6/7 आ गया। मींस अपना जो ऑप्शन ए है वो क्या है करेक्ट है, क्योंकि जब हमने x यहाँ पे 3 रखा और y के यहाँ पे 8 रखा तो ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया, जो लेफ्ट साइड में आया है वही राइट साइड में भी है, तो LHS बिकम इक्वल टू RHS। सो गाइस अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और चूंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो यही होगा। वैसे भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला यूनिक ही होता है। ठीक है, ओके। सो गाइस आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि जो मोल रेशियो होगा वो वॉल्यूम रेशियो के बराबर होगा। मींस मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोल ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है, एट नेक्स्ट ये सेकंड टाइप है हाइड्रोकार्बन कंबशन में, एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन required 55 ml of O2 for complete combustion and 40 ml of CO2 is formed। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगेन आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शन, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन पता नहीं है तो आप क्या मान लोगे CXH है। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा अपना O2 आ जाएगा और ये बनाएगा क्या अपना CO2 और साथ में क्या बनाएगा H2O बनाएगा। ठीक है, ओके। नाउ इधर क्या आने वाला है x + y/4 आएगा और ये क्या आ जाएगा अपना x आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा y/2 आएगा, यही तो होगा। अब देखो लिया है 10 ml हाइड्रोकार्बन। बेसिकली अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे कि इसका अगर 1 वॉल्यूम रिएक्ट करता है तो इसका x + y/4 वॉल्यूम रिएक्ट करता है, और तब ये कितना बनता है, ये अपना बनता है x वॉल्यूम, क्योंकि CO2 की कहानी दी है तो वहीं तक काम करते हैं। ठीक है, हाँ इसको हम ऐसे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर इसका 1 ml रिएक्ट करता है, मतलब इसका 1 ml का कंबशन कराना है, तो O2 रिक्वायर्ड कितना होगा, O2 का ml रिक्वायर्ड होगा x + y/4 ml और CO2 कितना बनेगा x ml बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 ml हाइड्रोकार्बन लिया है, तो मतलब अगर हम इसका 10 ml हाइड्रोकार्बन लेते तो O2 कितना रिक्वायर्ड होगा 10 × x + y/4 ml रिक्वायर्ड होगा, और फिर ये कितना बनेगा 1 से बन रहा था x, तो 10 से क्या बनेगा 10x ml बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि बेसिकली O2 लगा है 55 ml, इसका मतलब जो 10x + y/4 है इसकी वैल्यू क्या हो गई 55 हो गई, और जो 10x ml अपने कॉन्सेप्ट से आ रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि वो किसके बराबर है 40 ml के बराबर है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे 10x = 40, तो x की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है, क्या आ गया 4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। x यहां पे अगर तुम 4 रख दो है ना तो कहानी अपना हो जाएगा। बेसिकली इसको अगर सॉल्व करोगे तो x + y/4 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 10 मींस दिस इज इक्वल टू 5.5 है ना, और x की वैल्यू अगर हम क्या रख दें 4 रख दें तो ये हो जाएगा 4 + y/4 दिस इज इक्वल टू 5.5। तो यहां से क्या है समझ में, सॉल्व कर लोगे ना यार, y/4 दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1.5, तो यहां से अगर हम y लिखे तो 4 × 1.5 कितना होगा 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू क्या आई 6 आई, तो आंसर अपना क्या होगा C4H6 होगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑन हाइड्रोकार्बन कंबशन। सो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्या कहा जा रहा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद आप ही कर लोगे इसको। फॉर अ रिएक्शन, यहां पे मैं बस क्वेश्चन बता देता हूं कैसे होगा, कॉन्सेप्ट बस बताता हूं। फॉर अ रिएक्शन N2 + 3H2 goes to 2NH3, आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। मतलब H2 होना चाहिए क्या अपना लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए यार, कर लो ये बात, कोई करने की बात है ये। ठीक है भाई, जहां पे मोल्स ऑफ H2, जिस ऑप्शन में मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3 ये लेस आएगा किससे मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 1 से, तो उस ऑप्शन में H2 ही तो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिस स्पीशीज के लिए मिनिमम होता है वही अपना क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इस रिएक्शन में चूंकि दो ही स्पीशीज दिए हैं N2 और H2, दो ही रिएक्टेंट है,
तो है ना, H2 अगर इसको लिमिट इंग्रेडिएंट होना है मींस N2 को लिमिट इंग्रेडिएंट नहीं होना, तो इसका जो रेशियो है वो ज्यादा आना चाहिए, H2 के कम आने चाहिए। तो आप ये ऑप्शन से चेक कर लेना, है ना, कर सकते हैं ना। सबका मास दिया है तो मास से मोल निकाल लोगे, मोल अपॉन 3 कर लो, देख लो किसमें कम आ रहा है N2 वाले से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है, इसको मैं सॉल्व करता हूं, है ना। प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.8, द मोलैलिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज। बेसिकली देखो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो, ध्यान समझो। क्या इसमें घुमाया क्या है, अब तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना उसमें मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट का दिया रहता था, यहां पे क्या दिया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको दिया है, काई ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.8। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सॉल्यूट का नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते थे क्या आएगा, 0.2 आएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। क्या पूछा है, द मोलैलिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज, मोलैलिटी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो घबराना नहीं है, बस सोचना कि मोलैलिटी क्या होता है। तो मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं N सॉल्यूट लिख देता हूं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहां पे ध्यान समझो, यहां पे ध्यान समझो, सॉल्वेंट तो पता है कि क्या है अपना, वाटर है, क्यों, एक्वस बोला है, एक्वस बोला है, एक्वस सॉल्यूशन मीन सॉल्वेंट, तो क्या हो गया, वाटर हो गया। सॉल्यूट की कहानी दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से। अगर हम एक्स सॉल्यूट या फिर काई सॉल्यूट बोलते इसको, और काई सॉल्वेंट करें, जो कि बेसिकली क्या है 0.2 अपॉन 0.8 है, तो इसको आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो ये क्या आता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाते, है ना। और नीचे आप क्या लिखते हैं, नीचे आप लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो ये क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1/4। टोटल मोल खत्म, मींस क्या, यहां पे जो मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, और अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट है, ये बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि क्या है, 1/4 है। अब देखो क्या इसको हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, तो देखो लिख सकते हैं बिल्कुल। ये तो क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप लिख सकते हो मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, और इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, चूंकि केजी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ लिखना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया नहीं, बोलो यार जल्दी, समझ में आ गया, क्लियर, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। मैंने क्या किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं याद है, बस इतना तो बेसिक फॉर्मूला सबको याद होता है कि मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है। तो मोलैलिटी इज व्हाट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो गाइस ध्यान समझो, ध्यान से, बहुत ज्यादा प्यार से, मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और चूंकि आएगा ग्राम में तो कुछ मुझे तो केजी में लिखना, 10⁻³ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 1/4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट 18, और ये 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं चलाएगा, ऑब्वियसली चला जाएगा। तो ये बेसिकली अपना क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन 4 गुना 18, 18 दूना 36, 18 चौक 72, 72 मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे कैलकुलेशन के लिए, महंगा है थोड़ा कैलकुलेशन ये, ठीक है। कैसे करोगे इसको, अगर आप 70 मान लो, 70 तो क्या हो जाता, 7 8 56 7 9 63, 7 दें तो 70, तो एक बार तो चला ही जाएगा, एक बार तो चला ही जाएगा। अब ये जैसे 70 हो गया तो सपोज डेट 30 बच जाते, 30 बचता तो ये फिर 300, तो 7 चौके 28, लेकिन 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 13.88 ही आएगा कुछ। क्लियर है, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर। देखो ये क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास पे, आम मतलब एवरेज एटॉमिक मास, है ना, आलिया भट्ट जैसी क्यूट, ठीक है, ऐसा मैं बोलता था कब, 2018 में। उसके बाद
नहीं बोला, ठीक है। 18-19 में बोल देता था आलिया भट्ट जैसे क्यूट, लेकिन मुझे अब आलिया भट्ट क्यूट ही नहीं लगती, तो मैं क्या करूं अब, या तो मेरी गलती या तो उसकी, तो कोई गलती हो नहीं सकती ना, वो तो भाई, ठीक है। चलो क्या कहा जा रहा है, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस ए, हमारे पास एक मिक्सचर है किसका, ए, और ऐसा नहीं हल्दीराम का मिक्सचर नहीं है ना, गैस ए और गैस बी का मिक्सचर है, ठीक है। और इसका जो वेपर डेंसिटी है वो दिया है, वेपर डेंसिटी इस मिक्सचर का क्या है भाई 25 है, तो कह रहा है देन मोल परसेंट ऑफ गैस बी इन द मिक्सचर विल बी, मोल परसेंट ऑफ गैस बी बता दो। देखो भैया अगर वेपर डेंसिटी मिक्सचर का दिया है और मोल परसेंट ऑफ बी पूछ रहा है, मींस हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होता है सर आम, ये तो AMM हो गया था, ये क्या है भैया, एलिमेंट के लिए AAM था, अब यहां पे क्या है, अगर गैस ले लिया मॉलिक्यूल के फॉर्म होगा तो AMM हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज मोल ऑफ ए इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्लस परसेंटेज मोल ऑफ बी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, और टोटल मोल क्या आएगा भैया, ऑब्वियस सी बात है परसेंट में ले रहे हो तो 100 ही आएगा, क्लियर। जैसे गैस ए और गैस बी ले रहे हैं तो उस मिक्सचर का अगर मान लो 10% मोल किसका है, ए का है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर 90% मोल किसका होगा, बी का होगा, इस टाइप से होगा, क्लियर। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वेपर डेंसिटी अगर 25 दिया तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा मिक्सचर का 50 हो जाएगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू और 50। सपोज दैट कि परसेंटेज मोल ऑफ ए हमें नहीं पता, इसको अगर हमने मान लिया, क्या मान लिया, हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है ना, तो सिंपल वाला उसको मानेंगे। इसको अगर हमने मान लिया एक्स, तो परसेंटेज मोल ऑफ ए क्या होगा 100 माइनस एक्स होगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा अपना 100 माइनस एक्स, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए आपको दिया है कितना, ये 40 है, प्लस मोल परसेंट ऑफ बी, मोल परसेंट ऑफ बी नहीं पता ना, एक्स माना था तो, है ना, और इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कितना है, ये 80 है, डिवाइडेड बाई ये क्या होगा 100 होगा। इधर आ जाओ, ये क्या हो गया भैया 5000, है ना, और ये क्या हो गया 4000। बाप रे बाप, इतने पैसे कहां से आएंगे सर, अरे हमारे पास थोड़ी है जो हमसे पूछ रहे हो तुम। इसको इधर ले जाओ, 1000 हो गया ये, अब देखो बस माइनस 40x प्लस 80x, दिस इज इक्वल टू व्हाट 40x, 1 0 से 1 0 गया, 4 से काट दो इसको तो ये हो जाएगा 25, मतलब क्या हो गया x कुछ और नहीं, x की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि क्या आई 25 आई, मींस मोल परसेंट ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट 25%, है ना, 25% ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पे 25, क्लियर। हाँ, सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन है कंबसन पे, आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो खुद से, है ना, फिर भी चलो मैं इसको बता देता हूं दोबारा से, ठीक है, बता देता हूं। क्या कहा जा रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, मींस अपने को 1 मोल प्रोपेन लेना है और 2 मोल ब्यूटेन लेना है और इनका कराना है अपने को कंप्लीट कंबशन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, प्रोपेन मतलब अल्केन है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। प्रोपेन मतलब कार्बन चाहिए उसमें 3, तो ये क्या हो जाएगा C3H, है ना, 3 और 3 गुना 2 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो गया C3H8। समझ में आ गया, क्लियर। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का अल्केन चाहिए अपने को, तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 3 रख दी, तो 3 दूना 6 और 2 8 इधर, और ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ब्यूटेन देखें तो क्या हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, तो इन दोनों का कंबशन कराना है, ध्यान से देखते हैं। C3H8 के कंबशन का रिएक्शन लिख लो, तो C3H8 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा CO2 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा H2O, ठीक है। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं, तो अगर हम बैलेंस करें तो ध्यान से क्या हम देख पा रहे हैं, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि भैया इधर कार्बन 3 है तो इधर भी कार्बन क्या होना चाहिए 3 ही होना चाहिए, हाइड्रोजन इधर 8 है तो इधर 8 होने चाहिए, तो 4 लगा दो। अब ऑक्सीजन देख लो, राइट साइड क्या हो गए 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो 6 4 क्या हो गए अपने 10 ऑक्सीजन, तो 10 ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए अपना 5, क्लियर। हाँ, इसका मतलब अगर मुझे 1 मोल प्रोपेन का कंबशन कराना है तो ऑक्सीजन के मोल रिक्वायर्ड कितने होंगे 5 मोल रिक्वायर्ड होंगे।
नेक्स्ट में अगर हम बात कर ले ब्यूटेन की, तो ये बेसिकली होगा रिएक्शन C4H10 प्लस, है ना, O2, और ये क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। क्लियर है? यहां पे लिक्विड गैस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी कहानी नहीं करना है। H2O वैसे लिक्विड बनता है हाइड्रोकार्बन के कंबशन में, लेकिन अगर बोल दिया कहीं, है ना, जैसे आज हमने क्वेश्चन किया वहां पे बोला था कि H2O गैस ही बन रहा है, तब तो गैस मान के चलना है। ठीक है, C4H10 प्लस O2, ध्यान देना, बैलेंस करो, यहां पे आएगा 4, हाइड्रोजन 10 है, मींस इधर क्या आएगा 5, है ना, तो 5 ऑक्सीजन यहां पे और 4 दूना 8 ऑक्सीजन यहां पे, तो 8 5 13, है ना, तो यहां पे क्या आएगा भाई 13/2 आएगा। देख लो यही होगा, 4 दूना 8 और 5 13, तो 13/2 मींस अगर ध्यान से देखो 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन कराना है तो अपने को क्या चाहिए 13/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें 2 मोल ब्यूटेन लेना है, तो इसका अगर हमें 2 मोल ब्यूटेन लेंगे, मतलब 2 मोल ब्यूटेन का कंबशन कराएंगे, तो फिर ऑक्सीजन के मोल्स यहां पे कितने रिक्वायर्ड होंगे 13 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो बताना 13 मोल्स यहां रिक्वायर्ड है और 5 मोल्स यहां पर रिक्वायर्ड है, तो टोटल मोल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर? तो द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन इज 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 6.023 into 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस X। ठीक है, मतलब अगर हमने X लिया और इसका क्या लिया है 10 ग्राम, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है X के वो कितने 6.023 into 10 का पावर 22 है। आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X इन 2 लीटर सॉल्यूशन। मींस यहां पे सॉल्यूशन अपने को बनाना है 2 लीटर और X अगर हम ले रहे हैं 5 ग्राम, तो बताना मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर, तो ये तो हमें पता है। अब अगर हम X के मोल निकाल पाए तो कहानी हो जाएगी। X का देखो मास दिया है, तो मास दिया तो मोल से निकालने के लिए क्या X का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। हाँ पता होना चाहिए। क्या X कोई एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? नहीं है। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा। X को निकालने में वैसे बहुत मजा आता है, याद करो X को निकालने में बहुत मजा आता है। कैसे निकालेंगे X का मॉलिक्यूलर वेट भाई? 6.023 into 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल का मास है 10 ग्राम, तो अगर हम Na मॉलिक्यूल का मास निकाल दे तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम आ जाएगा, है ना। तो इतने मॉलिक्यूल का मास है 10 ग्राम, तो 6.023 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा 100 ग्राम होगा कि नहीं होगा? अरे इतने का मास 10 ग्राम, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करो तो मास भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो 100 ग्राम। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलैरिटी अब आप साफ लिख सकते हो यहाँ पे 5 ग्राम मास लिया, 100 क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 2 लीटर है। मींस यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या आएगा 5/100 इंटू क्या आएगा ये 2 आएगा। ये 5 से ये क्या हो गया 20 50 100, तो ये क्या आ जाएगा 1/40 आ जाएगा। क्लियर? तो इसको अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.025 को अगर आपको 10 का पावर -3 में लिखना है तो मतलब 3, ये जो डेसिमल यहां पे 3 पहले इधर आप लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर -3, तो यहां पे आंसर क्या आएगा 25। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ग्लूकोज है, सॉरी कहां पहुंच गया मैं, ज्यादा आगे चले गए सर आप। ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है ना, तो एक्स ग्लूकोज या काई ग्लूकोज, जिसको जो पढ़ना है पढ़ लो, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.1। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ग्लूकोज है और फिर दूसरा सॉल्वेंट, बस एक्वस बोला है तो वाटर है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सिर्फ 2 ही कंपोनेंट अवेलेबल है उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर? तो काई ग्लूकोज दिस इज इक्वल टू 0.1 द मास परसेंट ऑफ वाटर इन इट, है ना। तो हमें क्या बताना है मास परसेंट ऑफ वाटर बताना है कि इस सॉल्यूशन का जो टोटल मास है उसका कितना परसेंट मास वाटर का है। तो अगर मुझे लिखना है मास परसेंट ऑफ वाटर तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा मास ऑफ वाटर, मुझे क्या लिखना पड़ेगा मास ऑफ वाटर अपॉन क्या लिखना पड़ेगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बोलो, बेसिक सी बात है,
बेसिक सी बात है। निकालेंगे कैसे सर मास ऑफ वाटर और टोटल मास ऑफ वाटर? तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, काम बन जाएगा अपना। कैसे काम बन जाएगा? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.1 है तो इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये कितना होगा? 0.9 रहेगा कि नहीं रहेगा? मींस अगर हम टोटल 1 मोल कंसीडर करें, लेट कंसीडर, है ना, लेटस सॉरी कॉमा यहां लगा, लेटस कंसीडर, यार let us consider 1 mole of solution, 1 mole of solution। क्यों कंसिडर करना पड़ रहा है समझ रहे हो? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो टोटल मोल 1, ठीक है। तो मान लिया, तो उसमें मोल्स ऑफ H2O फिर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ H2O विल बी 0.9 एंड मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.1। तो अगर मुझे लिखना है परसेंटेज ऑफ वाटर तो मैं क्या करूंगा? मोल्स ऑफ H2O पता है 0.9 है और इनटू मॉलिक्यूलर वेट इसका 18 है ना, तो इतना ग्राम क्या हो गया? वाटर हो गया, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन में। टोटल मास कैसे लिखोगे? इतना तो वाटर का हो गया था और साथ में ग्लूकोज का, तो 0.1 हो गया। और ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कुछ आता है 180, ठीक है शायद, है ना, हाँ। तो 0.1 इंटू 180 है ना। और यहां पे जो अपना लिखेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इंटू 100 करेंगे। आप यहां पे जो आंसर लिखना है वो लिखना है द मास परसेंट ऑफ वाटर इन इट टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 47.37 के आसपास। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या है भाई? 47 है, तो आंसर इसका क्या आएगा? 47। क्लियर समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस ये अपना क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखेंगे। यहां पे सॉरी टॉपिक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, चलो टॉपिक हम बाद में डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि द रेशियो ऑफ द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ अ सैचुरेटेड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड X आर 4:1 एंड 3:4। पहले इस एक सेंटेंस को हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे इस चीज को देखकर, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मींस अगर हम वेट ऑफ कार्बन ले रहे हैं अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो रेशियो है ये क्या है? बेसिकली 4/1 है। सिमिलरली जो वेट ऑफ कार्बन ले रहे हैं अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये रेशियो अपना क्या है? 3/4 है। किसका? अब ये जो रेशियो है वो किसमें है? कंपाउंड X में है, ठीक है। देन द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कह रहा है कि अगर हम X के 2 मोल का कंबशन कराना चाहते हैं, X के 2 मोल का कंबशन कराना चाहते हैं, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा? अब देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा ये तो तब हमें पता चलेगा जब हम कंबशन रिएक्शन लिख देंगे। कंबशन रिएक्शन लिखने के लिए यह पता होना चाहिए कि X एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अभी तो बोला कि ये क्या है? सैचुरेटेड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इससे काम थोड़ी बन जाएगा। जैसे कहता है भाई हाइड्रोकार्बन, तो हम क्या करते हैं? CXHY प्लस O2 ऐसा करके लिख देते हैं कंबशन रिएक्शन। तो उसी तरीके से इस X का भी कंबशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। फिर हमें बस देखना पड़ेगा कि जो अपना X लिखा है और जो O2 लिखा है उनका जो कोफिशिएंट का रेशियो क्या है। तो जैसे मान लो जो X है इसका 1 मोल के कंबशन के लिए O2 का 2 मोल रिक्वायर्ड होगा, तो बोले कि 2 मोल X का कंबशन के लिए 4 मोल O2 रिक्वायर्ड होगा। तो पहले इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि X क्या है बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा। एक बात तो तय है, वो कौन सी बात है? बात यह है कि जो अपना X होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस 3 एलिमेंट से मिलकर ही बना होगा। यह बात कंफर्म है। X कैसा दिखता है हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि जो X है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। मींस हम ऐसा मान सकते हैं कि जो X है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहा होगा, CXH/OZ रहा होगा। तो अगर हम किसी तरीके से X, Y और Z निकाल पाए तो कहानी बन जाएगा, क्योंकि फिर हमें ये X पता चल जाएगा, फिर रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। चलो अगर मैं 1 मोल लेता हूं इस कंपाउंड का, तो मोल्स ऑफ कार्बन क्या होंगे बताओ? तो मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? X होगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? Y होगा। एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? Z होगा। होगा या नहीं होगा? बोल। होगा। अब यहां पे एक चीज दिया हुआ है WC/WS, तो ऐसा करते हैं, मुझे XY निकालना है, तो XY में रिलेशन लाते हैं, फिर XZ में रिलेशन लाते हैं, या फिर YZ में रिलेशन लाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल है। तो देखो
वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है, तो क्या इससे हम मोल ऑफ कार्बन और मोल ऑफ हाइड्रोजन को रिलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली। तो मोल ऑफ कार्बन इज एक्स, तो एक्स को अगर हम लिखना चाहें तो बेसिकली क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, ठीक है। हाँ, सिमिलरली अगर हम लिखना चाहते हैं वाई, तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। 2 मत यूज करना, हाइड्रोजन एटम है तो 1 ही होगा। क्लियर है? अब इसको अगर आप प्यार से लिखो तो ये क्या हो जाएगा? WC/12 इंटू WH इंटू 1। WC अपॉन WH कितना है? WC अपॉन WH क्या है? 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4/12 मींस ये क्या आ गया? 1/3 आ गया, ठीक है। क्लियर? हाँ, तो यहां से एक रिजल्ट अपने को मिल गया कि XY क्या है? 1/3 है। XY क्या है? 1/3 है। सिमिलरली जब दिया है वेट ऑफ कार्बन और वेट ऑफ ऑक्सीजन, मींस हम एक्स और जेड को अब रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है सपोज दैट एक्स अपॉन जेड, तो एक्स बेसिकली क्या है? मोल्स ऑफ कार्बन है, जो कि क्या होगा? वेट ऑफ कार्बन अपॉन 12, और जेड क्या है? बेसिकली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि क्या होगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, है ना, ऑक्सीजन ध्यान देना एटम है तो 16 यूज करेंगे, 32 यूज कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा? WC/12 इंटू WO इंटू 16, ठीक है। WC/WO कितना है? 3/4 है। ये कितना भाई? 3/4 है। और ये भी देखो 16/12 कितना आएगा? ये आएगा अपना 4/3। अरे 4 चौके 16, 4 3 12, ठीक है। 3 3 कैंसल, 4 4 कैंसल, तो क्या आ गया? 1। तो यहां से समझ में आता है कि एक्स और जेड क्या हो गए? बराबर। एक्स और जेड क्या हो गए? बराबर। बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, हमें एक रिलेशन मिल गया कि एक्स और जेड बराबर है, और जो वाई है वो किसके बराबर होगा? 3x के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? मैं बाकी चीजों को डिलीट कर रहा हूं क्योंकि आप नोट कर चुके होगे। कर लिया? नहीं किया तो वीडियो रोको, नोट करो, जो करना है करो, ठीक है। तो मैं फाइनली रिजल्ट बस लिखूंगा, ये सबको हटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, क्योंकि ये पीपीटी है ना, तो हमारे पास इनफाइनाइट बोर्ड अभी नहीं है। तो इसका मतलब ध्यान से समझो, कि जो हमने माना था कि CXHYOZ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर देखे तो CX है ना, और Y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3x भी लिख सकते हैं, है ना, और Z के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x ही लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा, है ना, जो अपना कंपाउंड है CXHYOZ वो क्या दिखेगा? CXS3XOX। अगर हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखें तो बेसिकली क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब एटम का सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए, तो x x हर जगह क्या है? कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH3O होगा। लेकिन इससे काम बनेगा नहीं, हमें तो एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, सब लोग इसको कर नहीं सकते, और इवन सब लोग इस वीडियो को देख नहीं सकते। जब ये क्वेश्चन तक अगर पहुंच भी गए होंगे तो अब मन कर रहा होगा बहुत लोगों का कि ये छोड़ देते हैं यार, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। लेकिन याद रखना, जहां पे आप छोड़ना शुरू करते हो वहीं आप खत्म हो जाते हो। ये क्वेश्चन 2019 जेई मेन में आया हुआ है, और ये बेसिकली क्या है? कंबशन रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं, कितना तगड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पे इंक्लूड करा है, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर अगले साल आ गया टेंशन ना हो, ठीक है। चलो, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सर ने तो बताया था कुछ कि इंपेरिकल फॉर्मूला पता हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग सर ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, जहां पे n क्या होता था? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, यही तो होता था। अब भैया यहां पे तो तुमको मॉलिक्यूलर वेट दिया ही नहीं है, तो n तो तुम निकाल ही नहीं सकते। फंस गए। तो यहां पे एक चीज दिया हुआ है, सैचुरेटेड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। असाइक्लिक मतलब होता है जो साइक्लिक नहीं हो, मतलब जो क्या हो? ओपन चेन कंपाउंड हो, जो क्या हो? ओपन चेन कंपाउंड हो, ठीक है। और सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, मींस कंपाउंड में कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो अब ध्यान से देखते हैं कि इस इंपेरिकल फॉर्मूला का कौन सा ऐसा कंपाउंड बन सकता है जो सैचुरेटेड भी हो और ओपन चेन भी हो। अगर हम CH3O को सोचते हैं कि मान लो यही रहता अपना कंपाउंड, तो क्या यह पॉसिबल है कि ओपन चेन हो और मल्टीपल बॉन्ड ना है? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन से जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन तो क्या कहेगा कि एक एक बॉन्ड मैं ही बना लूंगा। अब ऑक्सीजन भैया अगर जोड़ोगे डबल बॉन्ड से, तो पहली बात तो ये सैचुरेटेड नहीं रहा, और दूसरी बात ये जुड़ ही नहीं सकता है। क्यों? कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कुछ लोग कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दो, तब तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा ना,
फिर तुम्हारा CH3O थोड़ी रहा कंपाउंड, फिर तो क्या हो गया, वो CH3O माइनस हो गया। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मींस जो अभी हमने निकाला इंपेरिकल फॉर्मूला, वो इंपेरिकल फॉर्मूला ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा आगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब कैसे आएगा, इसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे जाओ, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिखने लगेगा, C2H6O2, है ना। देखते हैं क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे यहां पे क्या लेना है अपने को, 2 कार्बन लिया है ना, और यहां पे ध्यान रखना चूंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होगा, मींस यहां पे हमें OH ग्रुप लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन एक बॉन्ड कार्बन से बनाएगा और एक हाइड्रोजन से बनाएगा, ठीक है, तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। सिमिलरली चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 OH ग्रुप हमें जोड़ना पड़ेगा। 2 OH जोड़ दिया, इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड बना चुका है, तो अब क्या होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन। अब चेक कर लो क्या ये आ चुका है C2H6O2, देखते हैं। 2 कार्बन सही है, हाइड्रोजन 4 ऊपर दिख रहे हैं और 2 नीचे दिख रहे हैं, 6 हो गए। ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, बहुत सही बहुत सही यार। इस कंपाउंड को अगर देखें तो ये क्या है, ओपन चेन भी है और कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं आया, मींस ये क्या है, सैचुरेटेड भी है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या होगा, C2H6O2 होगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, ये तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर n=3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 तक ही क्यों रुक जाना, 3 से करो मल्टीप्लाई। तुम 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, C3H9O3, मींस जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, मींस हर एक कार्बन पे एक OH ग्रुप होना चाहिए तभी सैचुरेटेड हो सकता है। जैसे कार्बन से लगाया OH, कार्बन से लगाया OH और कार्बन से लगाया OH, हर एक कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए क्योंकि जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, अब इस कार्बन को देखो तो 2 ये बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास 2 फ्री वैलेंसी है जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन को देखो तो अब एक ही फ्री वैलेंसी है तो एक H यहां पे जुड़ेगा। इस कार्बन को देखो तो 2 हाइड्रोजन जुड़ सकता है। अब काउंट कर लो क्या C3H9O3 वाला कंपाउंड पॉसिबल भी है इस कंडीशन के साथ, तो देखते हैं। 3 कार्बन सही है, 3 ऑक्सीजन सही है, हाइड्रोजन काउंट करो, 2 4 1 5 और नीचे 3 8, मींस H9 वाला पॉसिबल नहीं है यार कंपाउंड, है ना। तो इसलिए कहानी खत्म। तुम 4 भी रखोगे ना n की वैल्यू तो भी ऐसा ही आएगा, हाइड्रोजन तुम्हारा ओरिजिनल में ज्यादा होगा, कंपाउंड में उतने चाहिए ही नहीं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बात तो फिक्स है कि क्या होगा, अपना C2H6O2 ही होगा, तभी अपना कंपाउंड सैचुरेटेड भी होगा और असाइक्लिक भी होगा। था ना तगड़ा सवाल। तो फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको आप वीडियो रोक के समझ लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो बताओ अब, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया वही वाला होगा, C2H6O2, ठीक है। अब इसका कंबशन रिएक्शन लिख दो, अब तो कोई टेंशन है नहीं। C2H6O2 और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है CO2 और H2O बनाएगा। रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस, कर लो, किसी ने तुम्हें रोका थोड़ी है, नहीं रोक भी नहीं सकते सर। देखो कार्बन 2 यहां पे क्या आएगा भैया, 2, बहुत बढ़िया बात। हाइड्रोजन 6 यहां पे क्या आएगा, 3। अब ऑक्सीजन को देखो तो 4 यहां से हो गए और 3 यहां से हो गए, मतलब यहां पे देखो टोटल ऑक्सीजन एटम राइट साइड में कितने दिख रहे हैं, 4 3 7, 7 में तो 2 ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है, मींस यहां पे क्या आएगा, 5/2 आएगा। क्लियर, हाँ सर। अब देखो अगर 1 मोल कंपाउंड का कंबशन कराना है तो ऑक्सीजन कितने चाहिए, 5/2 मोल चाहिए। हमें बोला था कि 2 मोल कंपाउंड का कंबशन कराना है, तो 2 मोल कंपाउंड का कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन क्या चाहिए होगा, 5 मोल चाहिए होगा। भाई 1 मोल के लिए अगर 5/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल कंपाउंड का कंबशन कराने के लिए, तो 2 मोल कंपाउंड का कंबशन कराने के लिए 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो ये अपना था न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में, तो अपना आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। किसी कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, इतना तगड़ा क्वेश्चन आपने मोल कॉन्सेप्ट में और यूडियोमेट्री में, बेसिकली ये भी क्वेश्चन जो था वो कहां का था, बेसिकली ये भी क्वेश्चन था कंबशन का, यूडियोमेट्री का क्वेश्चन था। इतना तगड़ा क्वेश्चन आपने आज तक नहीं देखा होगा इतिहास में, ठीक है। तो अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बेसिकली हो क्या रहा है आजकल कि जिस शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत आसान आ जा रहे हैं, और जिस शिफ्ट में तगड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या पता आपका शिफ्ट कौन सा है पता है क्या, नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब क्या हो गया, हेप्टा मतलब 7, तो 7H2O लगा होगा, ठीक है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज यूज्ड टू फोर्टिफाई। कुछ लोग देखेंगे इसको छोड़ देंगे, अबे ये क्या है बे, 45 तो हम जानते ही नहीं, हम तो 45 जानते हैं, कोई जरूरत नहीं यार उसकी,
ठीक है, ओके। पढ़ते हैं आगे फिर क्वेश्चन को। द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट। मीन्स क्या है, यहां पे व्हीट है ना, इसका मास दिया है 100 kg, तो बताओ इसमें कितना ग्राम आयरन होगा, कितना ग्राम आयरन होगा ताकि पीपीएम जो हो वो क्या हो, 10 हो। अब पीपीएम आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पीपीएम का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो बेसिकली क्या हो जाए, यहां पे लिखते थे कि जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, निकालना है पीपीएम किसके लिए, इसके लिए, तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ आयरन अपॉन यहां पे टोटल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ व्हीट, है ना, उसी में तो प्रेजेंट है आयरन, ठीक है। तो वेट ऑफ ये क्या हो जाएगा, व्हीट, और इनटू क्या होगा, मिलियन मींस 10⁻⁶। क्लियर, हाँ। अब वेट ऑफ आयरन ही तो हमें निकालना है सर, पीपीएम दिया है, पीपीएम कितना दिया है भाई, ध्यान समझना, पीपीएम अपने को दिया हुआ है ना कहीं पे 10 है ना। वेट ऑफ आयरन नहीं पता, है ना, वेट ऑफ आयरन नहीं पता कितना चाहिए तो 10 ppm हो जाए। वेट ऑफ व्हीट कितना है, 100 kg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे क्योंकि ये ग्राम में सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। 100 इंटू 10⁻³ इंटू क्या होगा 10⁻⁶। तो यहां से अगर हम लिखे वेट ऑफ आयरन तो बेसिकली इधर पूरा ले आओ तो ये क्या हो जाए 10⁻³ और 10 क्या हो गया 2 हो गया, है ना, और एक 10 और मल्टीप्लाई हुआ तो इधर क्या होगा, ये 10⁻⁶ हो जाएगा, विल बी इक्वल टू वेट ऑफ आयरन इंटू 10⁻⁶। ये तो कैंसिल हो गया, तो वेट ऑफ आयरन क्या आ गया, ग्राम में आएगा 1 ग्राम, है ना, क्योंकि ये हमने ग्राम में यूज किया है। वेट ऑफ आयरन बिकम्स 1 ग्राम, है ना, मतलब अगर 10 ppm बनाना है कहानी, ठीक है, तो अपने को आयरन का वेट चाहिए 1 ग्राम, ठीक है। हमसे लेकिन पूछा है अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो अब देखते हैं कि 1 ग्राम आयरन के लिए जो सॉल्ट होना चाहिए वो कितना ग्राम होना चाहिए, वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो सॉल्ट बेसिकली क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला होगा फेरस सल्फेट मींस FeSO4.7H2, ठीक है, ओके। 1 ग्राम आयरन के लिए देख लेते हैं ना, मोल्स निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं जैसे सारा कहानी यहां पे दिया हुआ है कि 1 ग्राम आयरन में मोल्स क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/55.85, है ना, Fe का यही तो है मॉलिक्यूलर वेट। इतना क्या हो गया, मोल ऑफ Fe अपने को चाहिए कि कितने, है ना, ग्राम इस सॉल्ट में होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इस कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड में Fe का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ Fe is contained by 1 mole salt, 1 mole of salt। अपने को कितना मोल Fe चाहिए, 1/55.85 चाहिए। इसका मतलब अपने को सॉल्ट कितना चाहिए, 1 इंटू, है ना, 1 इंटू 1/55.85, इतना ही तो चाहिए होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना तो आता होगा, जेईई मेन और नीट देने जा रहे हो कि अगर 1 मोल Fe के लिए 1 मोल हमें सॉल्ट चाहिए तो 1/55.85 मोल ऑफ Fe के लिए इतना मोल किसके चाहिए, हमें सॉल्ट के चाहिए, इतना मोल हमें सॉल्ट के चाहिए। अब मोल ऑफ सॉल्ट पता है तो क्या उसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ग्राम में नहीं वेट ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, Fe है 55.85, सल्फर है 32 और ऑक्सीजन क्या है भैया 16, तो 16 चौके 64, है ना, और फिर क्या आया 32 आया, और फिर क्या ये 55.85 है, ठीक है। तो 5 8 4 2 6 6 3 9, है ना, 6 3 9 9 5 14 14 और 1, है ना, 15, तो ये हो जाएगा 159.85, है ना। तो इतना हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब आंसर हमें लिखना होगा, जैसे मोल से अगर हमें वेट निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्ट दिस इज इक्वल टू व्हाट, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, यही तो होता है। हाँ सर, मोल क्या है 1/55.85, और ध्यान समझना FeSO4 अभी कितना है 159.85, डॉट में 7H2 अभी, तो 18 गुने 7 और कर दो, है ना, तो 20 सत्य होता है 140, और उसमें से क्या हो जाएगा 7 दूना 14 घटा देंगे, मीन्स क्या हो जाएगा 126, तो ये हो जाएगा 156.85 और 126, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85 6 6 12 5 2 7 1 8, और ये क्या हो गया
282.85 ये होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4.7s2। कुछ लोग को लग रहा होता ये क्या कर रहे हो सर आप, अरे मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूँ। तो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना, कुछ जो भी आ रहा हो, सपोज डेट ये 282 आ रहा है या कितना आ रहा है यार, मतलब देख लेना तुम, चेक कर लो। 55.5 549 यार ये 55 था, ठीक है। ये आएगा 277 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 277.85 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको लिख लो 277.85 है ना, इतना ग्राम चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा अपना 4.97 ग्राम, ऐसा आएगा आंसर। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, स्टाइकियोमेट्री और पीपीएम से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अमोनिया रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया। यहां पे हमने लिया यूरिया NS2CONS2 है ना, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है उसके बाद जो अमोनिया रिलीज हो रही है ना, उसको हमने क्या किया है, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। जो अमोनिया मिला है उसको न्यूट्रलाइज करना है। अमोनिया क्या है, एक बेस है, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन किससे कराएंगे, ऑब्वियसली एसिड से कराएंगे। इसलिए चारों ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, HCl एसिड दिख रहा है, ठीक है। ओके, नाउ गाइस ध्यान समझो, इसको हमने क्या लिया है, 0.6 ग्राम लिया है और अमोनिया का न्यूट्रलाइजेशन कराना है। न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग एक चीज बहुत प्यार से जानते हैं कि जो मिली इक्विवेलेंट होगा एसिड का, वो क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर होगा। NH3 और HCl 1:1 रेशियो में रिएक्ट करता है, तो डायरेक्ट आप मोल का भी रेशियो ले सकते हो, लेकिन वो हार्ड हो जाएगा, छोड़ो जाने दो यार, ज्यादा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस मैं नया नया नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो अगर हम किसी तरीके से मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 निकाल पाए तो आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कैसे आएगा, है इक्विवेलेंट कैसे आता है बताओ, मोल इंटू एन फैक्टर करोगे। मिली इक्विवेलेंट निकालना है तो मिली मोल इंटू एन फैक्टर, तो पहले इसके मोल निकालने पड़ेंगे। इसके 0.6 ग्राम से अमोनिया कितना बनेगा ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका 0.6 ग्राम लिया है, तो अगर इसके मोल्स में लिखना चाहूं तो क्या आएगा, मोल्स अगर लिखे तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है कहीं नहीं दिया, तो अब खुद से निकालना पड़ेगा। 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28, एक अपना कार्बन है तो इसका 12, ऑक्सीजन का 16 और फिर 4 क्या है हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया 20 और 30 कितना हो जाएगा, देखो 28 2 30 हो गया, 30 और 30 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना 60, क्लियर। तो ये अपना क्या आ गया 0.01, तो मोल्स आया 0.01 किसका, यूरिया का। अब ध्यान से देखें, अपने को बैलेंस रिएक्शन नहीं पता है, भाड़ में जाए। जब अपने को बैलेंस रिएक्शन नहीं पता होता मोल कॉन्सेप्ट में, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जैसे अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो नाइट्रोजन, और प्रोडक्ट में भी देखें नाइट्रोजन एटम क्या है, कॉमन है, तो हम ये बोलेंगे, क्या हम बोलने वाले हैं कि जो यूरिया में जितने नाइट्रोजन एटम होंगे उतने ही तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन एटम होंगे। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन एटम सिर्फ यूरिया में, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन एटम सिर्फ अमोनिया में है, तो इसका मतलब एटम तो कंजर्व होने चाहिए। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम 1 मोल लेते कंपाउंड का, तो उसमें नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे। नाइट्रोजन एटम के क्या होंगे, 2 मोल होंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हमने लिया है भाई मोल्स 0.01, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.01 मीन्स ये क्या आएगा 0.02, और इतने ही नाइट्रोजन एटम के मोल्स किसमें होने चाहिए, अमोनिया में होने चाहिए। तो क्या हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम पता चल गया। अच्छा, जो नाइट्रोजन एटम का मोल है वही अमोनिया का मोल है, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मोल कैसे लिखते हैं, कॉफिशिएंट इनटू मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि जो मोल्स ऑफ NH3 होगा, मोल्स ऑफ NH3 ये भी किसके बराबर होगा, 0.02 के बराबर होगा। मोल्स अगर इतने हैं, तो अगर मैं ध्यान से समझो मिली मोल लिखूं, मिली मोल ऑफ NH3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02 इंटू 1000। यहां पे ध्यान देना 10 का पावर -3 मत कर दियो, मोल से मिली मोल निकाल रहे। 1 लीटर में कितने लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो मिलीलीटर कैसे निकालते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 2 लीटर है तो 2000 मिलीलीटर, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां कर रहे हैं मोल और मिली मोल में, मीन्स ये अपना क्या आ जाएगा, यहां पे अगर उड़ाओ तो ये आएगा 2 0,
ठीक है, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में गलत मत कर देना, नहीं तो आंसर चला जाएगा। 20 हो गया मिली मोल, और इसका एन फैक्टर क्या होगा NH3 का 1 होगा। इसका मतलब जो मिली इक्विवेलेंट हो गया NH3 का, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 हो जाएगा, ये कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम HCl की बात करें तो HCl का भी मिली इक्विवेलेंट क्या चाहिए 20 चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू ऑल्सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, है ना। तो कहां पे 20 आ रहा है देख लो, 200 गुना 2, ये तो 4 डिजिट आ रहा है, नहीं चाहिए अपने को। 100 इंटू 0.1, चूंकि यहाँ पे हर जगह नॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी इंटू, भाई नॉर्मेलिटी क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर इसको मिलीलीटर में ले लोगे तो इधर क्या आ जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कहां पे 20 आ रहा है, 20 यह नहीं आएगा। 100 गुना 0.2, क्या ये 20 आ गया, ऑब्वियसली आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सब तो अपने आंसर है नहीं, ठीक है, अपना आंसर क्या है बी है। क्लियर, तो आई होप कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। सो गाइज आज अपना मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 खत्म होता है, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। टोटल मैंने 28 क्वेश्चन लिए हैं, और इस 28 क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये फील हो जाएगा कि मोल कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा क्या आएगा जेईई मेन में। ठीक है, मतलब अभी ढेर सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, बड़े बड़े सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जिसको हम अगले क्लास में करेंगे, जेल्टॉल मेथड, ड्यूमास मेथड, है ना, सब पे क्वेश्चन लिया गया। सो गाइज अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत ही प्यार से बताना कमेंट करके कि ये क्लास आपको कैसा लगा है, कैसे थे क्वेश्चन, और आपको मजा आया कि नहीं आया, आप क्या सोचते हो इन क्लास के बारे में, क्या आपको ये जेईई मेन और नीट में हेल्प करने वाला है कि नहीं हेल्प करने वाला है। सो गाइज कमेंट करके बताना अगर मन करे तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।